बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारतीय स्टार्टअप्स पर दांव लगाने वाले वेंचर कैपिटल फर्म्स की तरफ से नए फंड जुटाने की खूब खबरें सामने आई हैं। जून का महीना ही देख लें, अर्ली स्टेज वीसी फंड आर्कम वेंचर्स ने अपना 1500 करोड़ का सेकंड फंड लॉन्च किया है। गेमिंग फोकस्ड वीसी लुमिकाई ने अपने फंड 2 को अनवेल किया, जिसमें कंपनी 410 करोड़ का कॉपस जुटाना चाहती है। इसमें से आधी रकम ये जुटा चुके हैं। ब्लूम वेंचर्स की अगर बात करें तो कंपनी अपने न्यू अपॉर्चुनिटी कम कंटिन्यूटी फंड के पहले राउंड में 200 करोड़ से ज्यादा जुटा चुकी है और इस फंड का भी कुल टारगेट 400 करोड़ के आसपास का है। इस बीच एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने 12 स्टार्टअप से 2022 में पार्शियल एग्जिट लिए और निवेशकों को लगभग 160% का रिटर्न दिया। यही नहीं, इस साल की पहली 6 माही में भी 6 कंपनियों से ये एग्जिट ले चुके हैं। ये सब फंड जुटाने की हलचल एक ऐसे समय पर हो रही है जहां कई देसी यूनिकॉर्न्स बड़े मार्कडाउन से जूझ रहे हैं या फिर इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में निवेशक ये नए फंड्स में किस तरह की कंपनियों में पैसा कमिट करने वाले हैं, इकोसिस्टम में आ रहे नए निवेश के प्रति किस तरह का माहौल है, इसी पर है हमारी नजर। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, लुमिकाई फंड की जनरल पार्टनर सलोनी सहगल और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर अंकुर मित्तल। आप सभी का स्वागत है। सलोनी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आप दरअसल एलपी से इस समय बातचीत कर रही हैं, आपने इनफैक्ट फंड 2 अनाउंस किया है रिसेंटली। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस समय इस वातावरण में निवेशकों की तरफ से? जी हर्षदा, हमारी स्ट्रैटेजी एक स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी है और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो निवेशक हैं, वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप हैं। कुछ पब्लिकली लिस्टेड लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ प्राइवेटली लिस्टेड कंग्लोमरेट्स हैं दुनिया के हर कोने से। सो हमारे एलपी बेस साउथ कोरिया से हैं, जापान से हैं, यूरोप से हैं और हम पहली बार इंडियन इन्वेस्टर्स से भी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, बोथ स्ट्रेटेजिक एज वेल एज फैमिली ऑफिसेस। एंड जैसे आजकल फैमिली ऑफिसेस ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं टू न्यू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ये हमारे अब एलपीज में से हम काउंट करते हैं। तो हम अपने एलपी बेस में कंग्लोमरेट जैसे मिक्सी, कलोपला, क्राफ्टॉन, स्माइलगेट, नजारा जैसे लार्ज इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं अपने सेकंड फंड में। फेयर इनफ। तो ऑफ कोर्स एक नीश सेक्टर, और इस नीश सेक्टर में भी निवेश के लिए कई मौके दरअसल इन्वेस्टर्स तलाश रहे हैं, इसीलिए वो आपके फंड के साथ शायद जुड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं इनफैक्ट अब आपसे पूछना चाहूंगी आशीष, आपके लिए एनवायरनमेंट कैसा रहा, क्योंकि ये प्राइमरीली फंड अलग है, एक सेकेंडरी फंड है जहां पर आप कुछ स्पेसिफिक निवेशकों को एग्जिट देंगे और वो जहां निकल रहे हैं आप और निवेश करते हुए दिखाई देंगे। जो माहौल है वो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, उसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। आज अगर हम फंडिंग विंटर टर्म यूज करें तो मुझे इतना जरूर बोलना है कि देयर इज अ मच मोर हेल्दी बैलेंस। जो चेक कट रहे थे 2021 में, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन दोनों ही थे, जो जिसके वजह से कि आज हमें लग रहा है कि एक विंटर है, बट देयर इज लॉट मोर बैलेंस। और जो कंपनीज ग्रोथ स्टेज पे स्ट्रगल कर रही है टू रेज मोर मनी, वो जब वैल्यूएशन में पहुंच जाएंगी और अपने प्रोमिसेस को अडेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल, मुझे चैलेंज आता हुआ दिख नहीं रहा। यस, हमें जब बाहर फंड रेज करने में लॉन्च किया हम लोग ने अर्लियर दिस ईयर, तो पुशबैक रहा था एंड थोड़ी ज्यादा देर लगी जो हमको नॉर्मली लगती है उससे, बट एट द एंड ऑफ इट अभी हमारे पास विजिबिलिटी करीब करीब 75% का मिल चुकी है ऑफ द टोटल टारगेट दैट वी वर रेजिंग। हेल्दी रिटर्न्स का तो जलवा आईपीवी में है, 160% के रिटर्न्स, इट्स फैंटास्टिक। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने निवेशकों से बात करते हैं अपने अगले राउंड के लिए, या किस तरह का सेंटिमेंट है उनकी तरफ से, स्पेशली क्योंकि आप लार्जली एक एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एट आईपीवी हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर मतलब वो जनरली सेंटिमेंट्स ड्रिवन होते हैं। तो जब 21 में रोज इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आती है या किसी भी न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि आज ये यूनिकॉर्न बन गया, हर हफ्ते एक नई यूनिकॉर्न आ रही थी, तो उस वक्त उसका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था। तो इवन दो जब वैल्यूएशन हाई थी, लोग फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते थे। आज जैसे आशीष ने कहा कि वैल्यूएशन में थोड़ा सा बैलेंस आ गया है और ये एक्चुअली एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का,
तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी झिझक हो रही है क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं। बट दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमने अपना एग्जिट फोकस पहले दिन से रखा। हमें पता है कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर बेस के साथ डील कर रहे हैं, और अगर इस बेस को, अगर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को एक वायबल एसेट क्लास मानना है, तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करती रहनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। एंड वही हमने ट्राई करा है इन एग्जिट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, और ना सिर्फ एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बट बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ, इंडस्ट्री बेस्ट रिटर्न्स के साथ हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और मैं एक चीज आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, ये जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आपने आइडेंटिफाई की हैं, ये आप नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इस समय एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टर्स थोड़े से अब सर्कमस्पेक्ट हैं, इसीलिए आपने वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी जहां मिली ले ली? नहीं, हम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके। हमने 2021 में भी जनरेट करी, 2022 में भी करी, 2023 में भी कर रहे हैं। एग्जिट हमारी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। हम इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि जब एग्जिट अपॉर्चुनिटीज है, हम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वो मैं आपको बताना चाहूंगा हर्षदा कि इस मार्केट में एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटीज तब क्रिएट होती हैं जब बहुत सारे फंड्स पैसा देने के लिए तैयार हैं और फाउंडर्स आर वेरी स्पेसिफिक कि उनको कितना रेस करना है। आजकल की मार्केट में फंडिंग विंटर वगैरह जो टर्म्स यूज करी हैं, तो फाउंडर्स भी कोशिश करते हैं कि जितना फंड रेस कर सके कर सके, बट उसी टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, फाउंडर को समझाना कि उतना ही फंड रेस करें जितनी जरूरत है, एंड अगर कोई एक्सेस डिमांड हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये एक बैलेंस होता है। हम भी नहीं चाहते कि स्टार्टअप को जरूरत से कम पैसा मिले, बट तो हमने वो भी अचीव करा, स्टार्टअप्स को भी पैसा मिला है, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करी है। बट हमारी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि एंजल इन्वेस्टर्स में एग्जिट आती रहनी चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि पूरी एग्जिट लीजिए, जिसको लेनी है लेगा, जिसको नहीं लेनी है नहीं लेगा, पार्शियल लेंगे, लोग अपना कैपिटल प्लस रिटर्न रिकवर करेंगे। इसके लिए हमने अपना एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला भी बनाया है कि कितनी आपको एग्जिट लेनी चाहिए हर राउंड में जब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एट आईपीवी। सलोनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा आप एक बहुत नीश सेगमेंट को दरअसल केटर करती हैं। अब जहां पर बाकी जो सेक्टर एग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर पाए हैं, जैसे हमने देखा आशीष खुद कह रहे थे दैट इट्स नॉट बीन एज इजी दिस टाइम रेजिंग फंड्स एज इट वाज इन द लास्ट 5 to 7 years। आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा फाइट थी, या फिर लोग बहुत फोकस्ड आ रहे हैं कि हाँ हमें पता है गेमिंग, एआई जैसे सेक्टर्स में पैसा बनेगा तो इसीलिए हम आपके पास आएंगे? राइट। अर्चना, के ना इसको देखने के लिए दो नजरिए हैं। पहला है कि एक तो इंडिया ने अब एक डेकेड ऑफ वेंचर साइकिल देख लिया है, राइट? तो वंस ए इकोनॉमी हैज सीन एक डेकेड ऑफ अ लॉन्ग वेंचर साइकिल, मतलब उसके बाद सेक्टर स्पेशलिस्ट फंड्स आर ऑलमोस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। दूसरा है कि गेमिंग जैसे लोग नीश कहते हैं, हमारी तरफ से एक्चुअली बहुत मेन स्ट्रीम है। कि मतलब दो बिहेवियर्स जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल इन दिस डिजिटल नेटिव पॉपुलेशन इज वीडियो कंटेंट और गेमिंग। आप फ्लाइट में बैठिए या बस में बैठिए या आप कहीं, आप देखेंगे कि जब मतलब लोगों के पास टाइम फ्री होता है वो एक एक्टिविटी में जरूर एंगेज करते हैं, और वो है गेमिंग। तो हमारे लिए गेमिंग ऐसा नीश नहीं है, बट एक्चुअली बहुत ही मेन स्ट्रीम एसेट क्लास है। पिछले साल इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूमर था मोबाइल गेमिंग एप्स का। इंडिया कंज्यूम्ड 15 बिलियन गेमिंग एप्स लास्ट ईयर। इनफैक्ट अगर हम मोनेटाइजेशन भी देखें, और आपको पता ही होगा कि कंज्यूमर टेक में मोनेटाइजेशन कितना मुश्किल है प्रूव करने के लिए, बट इंडिया में मोनेटाइजेशन भी अब ट्रेंड कर रहा है अपवर्ड्स। इनफैक्ट ऐप स्टोर में पिछले साल गेमिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 50% ऑफ ऐप स्टोर रेवेन्यू, एंड ये वो स्किल बेस्ड गेमिंग और जो रियल मनी गेमिंग है ये इसके बियॉन्ड है। तो हमारे लिए गेमिंग एक्चुअली बहुत ही मेन स्ट्रीम एसेट क्लास है, और हम उन्हीं निवेशकों के साथ पार्टनर करते हैं जो इस एसेट क्लास को समझते हैं, और जो ये एसेट क्लास की एवोल्यूशन बाकी मार्केट्स में जो बहुत ज्यादा डेवलप मार्केट्स में है उसमें देख चुके हैं। और हम अगर डेटा भी देखें इंडिया में,
इंडिया में अगर सारे टेक यूनिकॉर्न्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न्स हैं वो एक्चुअली गेमिंग कंपनीज हैं, और जो सून टू बी यूनिकॉर्न्स हैं उसमें भी जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वो भी गेमिंग कंपनीज हैं। इंडिया में स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स भी जो हुए हैं, 700 मिलियन के करीब स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स हुए हैं, वो भी प्रॉफिटेबल गेमिंग कंपनीज के साथ हुए हैं। हमारा एंडेवर है कि हम एक नया एसेट क्लास अनलॉक करें इन्वेस्टर्स के लिए, और हम बाहर की कंपनीज जो हैं, जो बाहर की कंपनीज जो यूएस में सक्सेस देख चुकी हैं, एशिया में सक्सेस देख चुकी हैं, यूरोप में सक्सेस देख चुकी हैं, अब ये इंडिया में आ रही हैं और वही वो एसेट क्लास को इंडिया की तरफ से कैटलाइज करना चाहती हैं, अनलॉक करना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअली हम कॉन्डुएट हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए और उन फाउंडर्स के लिए जो कैटेगरी लीडर्स बन रहे हैं। इस मोड़ पर लेंगे और आज चर्चा में मेरे साथ है ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, लूमिकाई फंड की जनरल पार्टनर सलोनी सहगल और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर अंकुर मित्तल। अच्छा आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप लोगों का ये सेकेंडरी फंड है और अगर मैंने ठीक समझा या नहीं, आप प्लीज एलैबोरेट करें कि इस पर्टिकुलर फंड में कुछ निवेशक बाहर निकलेंगे, आप और पैसा डालेंगे, दूसरे शायद निवेशक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टार्टअप या किसी एक कंपनी से एग्जिट नहीं ले रहे हैं या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को ही एग्जिट मिल रहा है, करेक्ट? एंड हाउ डज दिस रियली प्ले आउट? तो ये जो फंड है हम लोग ने हर्षदा, आपको शायद याद होगा 2021 में हम लोग ने पहले भी फंड 1x रेस किया था, सिमिलर क्वांटम, एग्जैक्टली सेम टारगेट था, $50 मिलियन जो आज का टारगेट है। उसमें गोल ये था कि नए इन्वेस्टर्स जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंपनीज में जुड़े रहना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर इसमें से कई कंपनीज भारत में पब्लिक लिस्टिंग के द्वारा एग्जिट हमें देंगे एंड वी वांट टू कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड राइट फ्रॉम द सीड टिल द आईपीओ एज एन इवेंचुअल एग्जिट। तो ये विन विन स्ट्रेटजी हो गया। पीपल गॉट द एक्सपोजर एट द ग्रोथ स्टेज जहां पे रिस्क बहुत कम होता है, हमें अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने का मौका मिला, जो कि हम वैसे भी दे सकते अगर हम उस कंपनी के शेयर्स बेच सकते थे मार्केट में। सो वही कंपनीज को चुना जाता है जहां पे मार्केट में डिमांड है, जहां पे वो कंपनीज एक्स्ट्रा कैपिटल रेज कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेल, दे आर ऑन अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और वहां पे जब राउंड होते हैं तो वी बेसिकली पुट अप आवर हैंड एंड से हम आपको नहीं बेचेंगे, हम अपने ही दूसरे फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं और हम जुड़े रहेंगे अगले 3 से 4 साल में, और जब पब्लिक लिस्टिंग होगा वहां पर बेचेंगे। मैं इनफैक्ट अब अंकुर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जहां पर एक तरफ ब्लूम ऑफ कोर्स इनका level of investing is far different from yours, they are early stage and much higher rounds of course, लेकिन FISIS भी उसी एरिया में अब आने लगा है। How many of your investors who join the angel platform move towards FISIS then? तो हमने प्रोएक्टिवली अपने आईपीवी के इन्वेस्टर्स को FISIS पे नहीं लेके आए हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जिनकी जो हमको असिस्ट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में, वो हैं FISIS में। बट हाँ, एक हेल्दी एपेटाइट है आईपीवी इन्वेस्टर्स के अंदर FISIS में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो ब्लूम कर रहा है वो हम भी अपने FISIS कैपिटल में करेंगे, वेयर अप टू 50% जो स्टार्टअप्स होंगी वो आईपीवी के पोर्टफोलियो से निकलेंगी। तो इट इज पॉसिबल कि आईपीवी के इन्वेस्टर्स वहां पे एग्जिट ले रहे हो, बट FISIS कैपिटल उन्हीं स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहा हो। ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी गिविंग एग्जिट टू आईपीवी, अगेन टू एलिमिनेट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आशीष ने करी, तो हम भी ना हम वैल्यूएशन डिस्कवरी करेंगे, ना हम एग्जिट देंगे, सेकेंडरी बाकी के इन्वेस्टर्स करेंगे। बट जो हम एग्जिट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप्स अच्छी नहीं है, स्टार्टअप्स बहुत अच्छी हैं। इन्वेस्टर्स में उन स्टार्टअप्स के अंदर पैसे डालने का उत्साह बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, इसीलिए एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड FISIS उसके ऊपर कैपिटलाइज भी करेगा, वेयर आईपीवी शायद एग्जिट ले रहा हो या कुछ इन्वेस्टर्स आईपीवी के एग्जिट ले रहे हो, लेकिन स्टार्टअप बहुत अच्छी है, ग्रो अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबल बन रही है, एंड इसलिए इट मेक्स सेंस फॉर अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स टू कम इन। जब ब्लूम अपने ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो कंपनियों से बात करता है, इस समय आप अपने क्लाइंट्स को या फिर इन्वेस्टी कंपनीज को क्या सलाह दे रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करें, कैसे राइड करें इस पर्टिकुलर टाइड को? So, Harshada, जो DNA of the firm always has been to build aggressively, but at the same time, आगे चल के profitability should be always there, which is something that ये माहौल में और ज्यादा जरूरी हो जाता है।
जहां तक गवर्नेंस का प्रश्न उठता है, ये बोर्ड का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और अगर हम कोई बोर्ड पर हैं, एनी इन्वेस्टर, ब्लूम इंक्लूडेड, इट इज अवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये दो हाथ से ताली बजती है, एंड द आइडिया इज टू एम्फसाइज द पॉइंट टू द फाउंडर कि कंपनीज अगर बनानी है तो वो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर आगे एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकते हैं। हुए थे 2021 के माहौल में कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग, बट वो एक फेज था, वो फेज बार बार नहीं आएगा, और उसके लिए बिल्ड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू बिल्ड टू गेट लकी, यू हैव टू बिल्ड टू स्टे देयर एंड रिमेन देयर फॉर एन इनक्रेडिबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सलोनी, एक और अब चीज समझना चाहूंगी, हाल फिलहाल में जब ये पूरे एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही थी, एंड यू नो ऑल दीज इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर बीइंग पिक्ड अप, एंड इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, नॉट स्पेसिफिक टू योर सेक्टर, कि वेंचर कैपिटल फर्म्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए हमने यू नो वी कट कॉर्नर्स और हम इस सिचुएशन में आ गए। इज दैट रियली द केस और इज जस्ट एन एक्सक्यूज? जी, आई थिंक देखिए, मैं बाकी फंड्स के लिए तो नहीं बोल सकती। अब मैं लूमिका की तरफ से जरूर ये कहना चाहती हूँ कि जब जैसे हम बहुत कैलिब्रेटेड फैशन में डिप्लॉय करते हैं, जैसे फंड्स जो रेज करते हैं, जो काफी लार्ज क्वांटम रेज करते हैं, उन पे डिप्लॉयमेंट प्रेशर भी ज्यादा होता है। वैसा प्रेशर हमारे पे ना हम लेते हैं, ना हम अपने पोर्टफोलियोज को आगे देते हैं। हमारा कैपिटल इज डिप्लॉयमेंट इज वेरी कैलिब्रेटेड, और जैसे आप देखेंगे हमारी डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री, हमको 3 साल हो गए हैं लॉन्च किए हुए, तो ऐसा हमारे पोर्टफोलियो में प्राइस डाइवर्सिटी, टाइम डाइवर्सिटी और प्राइस डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। हमारे जो वैल्यूएशंस हम आए हैं, क्योंकि हम सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, हमारी ब्रांड इक्विटी है, हम अपने वैल्यूएशंस को भी मतलब मार्केट से 20% कम ही एंट्री प्राइस में आते हैं। और जब हम अपने कंपनीज को कैपिटलाइज करते हैं, हमको पता है कि उनके पास मतलब बेहतर से बेहतर रनवे होना चाहिए टू आइटरेट, स्पेशली गेमिंग जैसा एसेट क्लास जो है जिसमें आइटरेशन जरूरी होता है, वो मान के चलना चाहिए कि उनके पास 2.5 साल या 3 साल के पास रनवे हो। बट इवेंचुअली आई फील कि ये जो वीसी है, हम एज अ कम्युनिटी हमको अपने अंदर ही देखना पड़ेगा कि हम किस स्टाइल ऑफ कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना कैसा डिप्लॉय करते हैं, और उसके बाद कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। आई थिंक वो अपने फंड की ईथोस, हर फंड की डीएनए होता है, हर फंड का ईथोस होता है, और एज अ इन्वेस्टर हम काफी कैलिब्रेटेड और काफी डिसिप्लिन स्टाइल के इन्वेस्टर्स हैं। और हम एक्चुअली बिकॉज वी आर सेक्टर एक्सपर्ट्स, हम काफी हैंड्स ऑन इन्वेस्टर भी होते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनके साथ काफी क्लोजली काम करते हैं एज वेल। मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगी अंकुर, अब यहाँ से आगे किस तरह की कंपनियों में आप लार्जली इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देंगे? यहाँ से क्या सेंटिमेंट ड्राइव करेगा आपके अगले इन्वेस्टमेंट्स को? हर्षित, हमने हमेशा मेंटेन करा है कि हम कोई सेक्टर चेज नहीं करते, वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक। एक्चुअली सेक्टर चेज करना काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि अगर आप कोई सेक्टर चेज करते हैं तो यू बाय हाई सेल लो, क्योंकि जो सेक्टर, इसी वजह से 2021 में हमने सिर्फ 2 ईवी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा था, जबकि 2021 में ईवी स्टार्टअप्स मतलब अगर किसी के नाम के आगे ईवी लगा था तो उसकी फंडिंग हो रही थी। इसी तरीके से 2021 में हम एडटेक और फिनटेक से एग्जिट ले रहे थे, जब लोग अब इस टाइम पे हम फिर से एडटेक और फिनटेक को वैल्यूएट कर रहे हैं इस साल। आई थिंक क्लीन टेक एक सेक्टर है जो मेरे लिए पर्सनली बड़ा फोकस है, एंड वी हैव ऑलवेज बीन एट आईपीवी at least very focused on B2B, whether it is B2B SaaS या enterprise या procurement, because again fundamentally IPV and now FICs are run by accountants. So fundamentally हमको वही बिजनेस समझ आते हैं जिसमें या तो प्रॉफिटेबिलिटी है, या पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, या यूनिट इकोनॉमिक्स एकदम सॉलिड है। क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी आइडियल अगर होगी तो आइडियल सिचुएशन है। मैं आप ही के पास आ रही थी, आशीष, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अब यहाँ से आगे? जो अर्ली स्टेज फंड है उसमें से तो निवेश चल ही रहा है, दैट इज द फोर्थ फंड फ्रॉम व्हिच वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, और पोर्टफोलियो कंपनीज इनफ इन द पोर्टफोलियो आर सच दैट ओवर द नेक्स्ट 4-5 साल we will see a multiple number of them become profitable and get ready for IPOs and all that. So अभी तो it's a two-pronged approach. जो existing portfolio है वहां से growth fund में से extract further investment, double down, and जो current fund है which is fund 4, उसमें से fresh companies का निवेश भी पैरेलल में चल रहा है। मैं एक और बात जाते जाते इतना जरूर कहूंगा to your previous question हर्षदा, कि हम जो गवर्नेंस और उसकी बातें करते हैं उसमें किसी एक पर्सन, चाहे फाउंडर हो चाहे निवेशक हो, फॉल्ट करके बेमतलब है।
इट इज व्हाट यू रिवॉर्ड, व्हाट यू एक्नॉलेज एंड व्हाट यू सेलिब्रेट। अब पेपर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम मीडिया पे क्या करते हैं, 100 यूनिकॉर्न, अगले साल में 200 पहुंचेंगे, तो बात वही बढ़ेगी और वही रिवॉर्ड होगा, वही ओरिएंटेशन आएगा। When we celebrate profitability, when we celebrate value appreciation of investors who make money and invest at the time of entry in the IPO, that's what you will get. So we need to change the narrative. It's a three-party affair: VCs, portfolio, and the world around us. And I think that process has begun. Very politely you said the world around us, but basically means the media Everybody. as well. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे समय निकालने के लिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो आप लोग इस समय फंड्स रेज कर रहे हैं, जो एग्जिट्स ले रहे हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू सो मच। Thanks. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आप सभी से लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात